गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का डॉक्टर राजेश खतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भिलवाड़ा की तरफ से इस ई लेक्चर क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार सभी विधि के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का जो समय है वो निर्धारित हो चुका है। थर्ड ईयर की परीक्षाएं LLB की जो हैं वो भी शीघ्र होने वाली हैं। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा भी शीघ्र होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम्स में उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह अटेंड कर पाओ और उनका आंसर एक प्रॉपर तरीके से आप लिख पाओ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आपको जब भी आपको पेपर दिया जाए उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह देखिए, पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह देखिए, और पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह देखिए। इंस्ट्रक्शन क्या है उन पे ध्यान दीजिए। वैसे इस बार सुनने में आया है कि समय कम कर दिया गया है, 3 घंटे की जगह 2 घंटे कर दिए गए हैं। पेपर पैटर्न क्या आएगा ये भी बहुत जल्दी आपको मालूम हो जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पेपर पैटर्न्स दिए गए हैं, तो हमें नियत अवधि में उस सब्जेक्ट को इजी गोइंग सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि वो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसको स्टार्ट कीजिए। और कोशिश कीजिए कि कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आइए। छोड़ने से क्या होगा, आपको नंबर बिल्कुल ज़ीरो मिलेंगे। अटेंड कीजिए, कुछ नंबर तो मिलेंगे, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपका डिविजन्स या फिर ग्रेड बढ़ती है। तो चलिए हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो हमारे क्वेश्चन जितने भी हैं 40, 50 या 100 क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एवरी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस ही एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अपकृत्य में डॉक्टर विनफील्ड के मत को विस्तार से या संक्षिप्त में समझाइए कि डॉक्टर विनफील्ड ने अपकृत्य के संबंध में अपना क्या मत यानी क्या व्यूज़ दिए। तो डॉक्टर विनफील्ड ने क्या कहा, अपकृत्य की विधि, लॉ ऑफ टॉर्ट, और सामान्य ने क्या कहा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्यों की विधि। ये बात ध्यान में रखनी है। विनफील्ड ने कहा लॉ ऑफ टॉर्ट, सामान्य ने कहा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्यों की विधि। एक बहुवचन है, एक एकवचन है। जो सामान्य ने कहा अपकृत्यों की विधि, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो सामान्य ने जो सिद्धांत बताया उस समय जितने नियम थे उन नियम के अनुसार पेनल्टी तय कर दी गई और सामने वाले को क्षतिपूर्ति दे दी जाती थी। विनफील्ड ने कहा समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही है, नए नए केस उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए एग्जाम्पल्स लोगों के सामने आ रहे हैं, नई नई विचारधाराएँ लोगों के सामने आ रही है, नए नए फैक्ट, नए नए अपराध होते जा रहे हैं। तो अपराध जितने डिफरेंट होंगे, पनिशमेंट भी उसमें उस हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। भले ही वह उस समय पनिशमेंट का उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं हो, बट आगे आने वाले समय में हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए उनके लिए पनिशमेंट बनाना पड़ेगा। तो बहुत ही सुलझी हुई थ्योरी थी डॉक्टर विनफील्ड की। डॉक्टर विनफील्ड ने साफ कहा यह लॉ ऑफ टॉर्ट है। जितनी परिस्थितियाँ चेंज होगी उतने अपराध बढ़ेंगे, जितना समय चेंज होगा उतनी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। हम देखते थे पुराने समय में आज के समय में रात दिन का अंतर आ गया। आज हम आप लोगों को ई लेक्चर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। क्या पुराने समय में ऐसा कोई संभव था क्या? नथिंग, कुछ भी संभव नहीं था। क्यों? कि पुराने समय में ये जो साधन थे, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप्स, इंटरनेट क्रांति या IT सेक्टर्स के जितने भी साधन थे वो पुराने समय में अवेलेबल नहीं थे। आज आप घर बैठे हुए कोरोना काल में हमारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और अच्छी तरह से कोई भी टॉपिक को हम सीख सकते हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी चेंज होती आएगी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी उस क्षेत्र में वैसे वैसे न्यू इनोवेशंस होते जाएंगे, इनोवेशन से नए नए अपराध भी होते जाएंगे, है ना। तो उनके लिए नए नए पनिशमेंट और सामने वाले को क्षतिपूर्ति व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था भी होगी। तो डॉक्टर विनफील्ड ने यही कहा अपकृत्य दायित्व मूलतः कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग है। यानी अपकृत्य क्या है, विधि द्वारा कर्तव्य भंग
जो हो, ये विधि का कर्तव्य भंग जो होता है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा, और जिसने उसको किया है और जिसके विरुद्ध उसने किया है उसको क्षतिपूर्ति देना, यानी प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य, ये इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि प्रतिवादी वादी के प्रति सावधानी बरतने का जो विधिक कर्तव्य है उसका पालन नहीं करता तो उसको सामने वाले को रेमेडी देनी पड़ेगी, है ना। और ये रेमेडी उसके कार्य के अनुसार होगी कि सामने वाले को कितना नुकसान हुआ है। यह विधिक कर्तव्य समस्त समाज के प्रति होना चाहिए तथा विधिक कर्तव्य को उल्लंघन के लिए अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया जाता है। देखिए, टोर्ट्स में और कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे ज़्यादा फर्क है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो क्षतिपूर्ति होती है वो परिनिर्धारित होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्षकार वादी और प्रतिवादी के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि यदि प्रतिवादी ने वादी की शर्तों का उल्लंघन किया, उसको वो शर्तें फुलफिल नहीं की तो उसको उसकी रेमेडी देनी पड़ेगी। और रेमेडी कितनी, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में तय की। जबकि टोर्ट्स में जो रेमेडी होती है वो अपरिनिर्धारित होती है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कितनी भी तरह की हो सकती है, ज़्यादा, कम, छोटी, बड़ी, हाई, लो, कुछ भी हो सकती है। क्योंकि एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि इस क्षति के ऊपर ही ये सब डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, इसलिए हमने इसको अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का नाम दिया है ना। फिर सेकंड, इस तरह विंडफील्ड के अनुसार अपकृत्य संबंधी दायित्व प्राथमिक रूप से विधि के द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग के उल्लंघन से जो भी सामने वाले को क्षति हुई है वो उसको क्षति दिलाई जाएगी। तो विंडफील्ड ने लॉ ऑफ टोर्ट को जो डिफाइन किया है वो इस तरह से आपके सामने डिफाइन किया है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि सामान्य लॉ ऑफ टोर्ट को क्या कहा है, लॉ ऑफ टोर्ट्स यानी अपकृत्यों की विधि। सामान्य अपकृत्यों को सिमट के श्रिंक करके रखना चाहता था। वो चाहता था कि यह पिजन होल थ्योरी के तरह ही है, जो अपराध विधि में निर्धारित है, जिसने जिसका कोई अपराध किया, यदि वो अपराध विधि में डिफाइंड है और उसके लिए विधि में सजा है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन जो अपराध विधि में डिफाइंड ही नहीं है, उसके लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं सजा का, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। तो वो विधि को बहुत ही श्रिंक करना चाहता था, जो आज के समय के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आज के समय के लिए उपयुक्त क्या है, विंडफील्ड की डेफिनेशंस। तो आज के चैप्टर में हमने इस चीज़ को ध्यान से पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अपकृत्य और अपराध के बीच में क्या अंतर है उसको हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।